नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने कथा मंथन यूट्यूब चैनल के तहत आदर्श हिंदू होटल का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। 2:30 बजे का वक्त था। आसाम मेल जाने कब की आकर जा चुकी थी। हजारी ठाकुर खाने के कमरे में अकेला ही खाने बैठा। बड़ी देगची में थोड़ा सा भात और कढ़ाई में जरा सी बची कुची तरकारी पड़ी थी। दाल मछली जितनी भी थी सब पद्म महरी के बड़े थाल में परस देनी पड़ी थी। वह रोज 1:30 बजे रसोई घर में बची हुई दाल तरकारी मछली अपने घर ले जाती थी, चाहे भले रसोइये ब्राह्मण के लिए कुछ रहे ना रहे। दूसरा रसोइया भी काम करता था, उसका नाम था रतन ठाकुर। वह होटल में खाना नहीं खाता था, उसका घर पास ही था, इसलिए वह भात तरकारी घर ले जाता। हजारी का यहाँ कोई नहीं था, इसलिए वह होटल में ही रहता था और खाता था। और उसकी किस्मत में यही होता था कि 2:30 बजे तक खाली पेट मशक्कत करने के बाद थोड़ा सा रूखा सूखा भात और जरा सी दाल खाने के बाद सिर्फ 2.5 घंटे की छुट्टी मिलती। फिर ठीक 5 बजे उसे चूल्हे पर देगची चढ़ानी होती थी। रतन ठाकुर इस समय घर जाकर सोता था, लेकिन हजारी ठाकुर चुन्नी नदी के किनारे वाली ठाकुरबाड़ी में या राधा वल्लभ स्थान के नाट्य मंदिर में अकेले बैठा रहता था। सोने के बदले उसे अकेले बैठकर वक्त बिताने का अच्छा लगता था। हजारी ठाकुर के लिए यह समय सोचने का होता था। इस समय के अलावा एकांत में बैठकर सोचने का समय नहीं मिल पाता था। शाम को 7 बजे तक खाना पकाने के काम में लगा रहना पड़ रहा था। रात के 11 बजे तक ग्राहकों को परसना, खिलाना, 12 बजे रात तक खुद का खाना पीना, उसके बाद मालिक के पास दाल चावल का हिसाब किताब निपटाना। रात के 1 बजे से पहले सोने का मौका नहीं मिल पाता। 2 घड़ी अकेले बैठकर सोचने का समय ही कहाँ था। हजारी ठाकुर ने एक बीड़ी सुलगाई और सोचना शुरू कर दिया। रानाघाट आकर वह पहले बेचू चक्रवर्ती के होटल में ही काम की तलाश में आया था। मालिक सामने बैठे थे। उन्होंने पूछा क्या चाहिए। हजारी ठाकुर ने कहा, जी बाबू खाने का काम करता हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ। बाबू के होटल में काम है? तुम्हारा नाम क्या है? बेचू चक्रवर्ती ने पूछा। जी हजारी देव शर्मा, उपाधि चक्रवर्ती। उसके पिता ने इसी तरह उसका नाम बताना सिखाया था। घर कहाँ है? गानापुर स्टेशन। खाना बनाना जानते हो? बनवाकर देख लीजिए बाबू, मांस मछली जो कहेंगे सब बना दूंगा। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, ठीक है, 3 दिन यूं ही खाना पकाओ, उसके बाद 7 रुपए महीना और खाना मिलेगा। मंजूर हो तो आज ही से काम में लग जाओ। तब से आज तक 7 रुपए के अलावा एक पैसा उसका महीना नहीं बढ़ा। फिर भी ग्राहक बाबू उसके खाने पकाने की तारीफ करते हैं। बेशक पद्म महरी उसे देख नहीं सकती। पद्म महरी का बस चले तो वह उसे मछली काटने के हंसिये से ही काट कर रख दे। गरीब आदमी यहाँ की नौकरी छोड़कर जाए भी तो जाए कहाँ। पर उसके मन में एक बहुत बड़ी आशा है। भगवान अगर किसी दिन उसकी आशा पूरी करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसने होटल का काम बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। कभी अगर भगवान की इच्छा हुई तो वह खुद का एक होटल खोलेगा और उस होटल का नाम लिखेगा हजारी चक्रवर्ती का आदर्श हिंदू होटल, रानाघाट। ग्राहकों के आहार और विश्राम की सस्ती जगह। आइए, देखिए, परीक्षा कीजिए, यह उसके होटल के बोर्ड पे लिखा रहेगा। उस होटल में रसोइया ब्राह्मण और महरी नौकर उसे बाबू कहकर पुकारेंगे। इस होटल की तरह धोखेबाजी का काम वह अपने होटल में नहीं करेगा। वह खुद ही अपने होटल के लिए अच्छी अच्छी सब्जी और मछलियाँ चुन चुन कर लाएगा। पर पता नहीं कब यह उसकी आशा पूर्ण होगी। चूर्णी नदी के किनारे अकेला बैठकर सोचने से उसके मन में जाने कितनी नई नई बातें आती, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकेगा? उसके मन की आशा पूरी होगी? उम्र तो उसकी 46 पार हो गई। जीवन भर वह कुछ कर नहीं सका। 7 रुपए महीने की नौकरी आज भी खत्म नहीं हुई। बाल बच्चों की परवरिश करने वाला गरीब आदमी कैसे क्या होगा वह कुछ समझ नहीं पाता। उम्र हो जाने के कारण भी हजारी ठाकुर निराश होने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। एक दिन वह जरूर अपना होटल खोलेगा। यह मन में उसकी आशा कहीं ना कहीं दबी हुई थी। इतने में समय हो गया। वह ज़्यादा देर बैठने से तो काम नहीं चलेगा। पद्म महरी ने तो अब तक चूल्हे में आग भी सुलगा दी होगी। देर से जाने पर उसकी झिड़की खानी होगी। और वह कैसी चुगली शिकायत करती है। मालिक से उसने शिकायत की है कि वह गांजा पीता है, जबकि वह गांजे को छूता तक नहीं है। लौटती राह में छोटे बाजार में राधा वल्लभ का स्थान पड़ता है। हजारी ठाकुर रोज इस समय यहीं आकर प्रणाम करता है।
होटल में लौटकर उसने देखा रतन ठाकुर अभी तक आया नहीं है और पद्महरी चूल्हे में आग सुलगाकर कहीं चली गई है। बेचू चक्रवर्ती ने दिन की नींद पूरी कर ली और यहाँ आते ही उन्होंने हजारी को पुकारा। सुनो हजारी, आज हमारे यहाँ कुछ बाबू लोग मांस खाएंगे, भोज उत्सव करेंगे। वे मुझे पेशगी भी दे गए हैं। ऐसा करो कि सरे शाम सब कुछ तैयार हो जाए। मुर्शिदाबाद वाली गाड़ी से वे लौट भी जाएंगे। बात याद रहेगी ना, रतन अभी तक नहीं आया। हजारी को इस बात का दुख हुआ कि बेचू चक्रवर्ती ने उससे यह बात क्यों नहीं कही कि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मांस तुम ही पकाना। वह जानता है कि ये लोग कभी भी उसकी रसोई की तारीफ नहीं करते और यहीं रांधना सीखने के लिए उसने कितनी जहमत उठाई थी। उसने बढ़िया खाना बनाना सीखा, इसका भी एक इतिहास है। उसके गांव में एक जमाने में एक बुढ़िया ब्राह्मण विधवा रहती थी, जिसकी उस समय हजारी की उम्र लगभग 9-10 साल की थी। खाना पकाने और बनाने में उसकी बहुत शोहरत थी। गांव के बाहर भी बहुत सी जगहों पे उसको लोग जानते थे। हजारी की माँ ने उनसे कहा, चाची जी, आपकी तो अब उम्र हो गई है, जाने कब आपका बुलावा आ जाए। आप अपना कोई गुण मुझे दे जाइए, मैं हमेशा आपका नाम लेती रहूँगी। उसी बुढ़िया ने हजारी की माँ को भी खाना बनाना सिखाया और उसी में एक बहुत ही मामूली चीज़ उन्होंने बनानी सिखाई, जिस हजारी की माँ को सिखाई। और उसी मामूली सी चीज़ को पकाने में हजारी की माँ का नाम 8-10 गांव में मशहूर हो गया। कहने को तो वह थी बड़ी मामूली चीज़, नाम था निरामिष पंचमेल भुजिया। माँ का रांधने का गुण हजारी को विरासत में मिला था। यूं तो वह मांस मछली सब कुछ बहुत बढ़िया बनाता था, लेकिन अगर उसके हाथ की बनी निरामिष पंचमेल भुजिया कोई खाए तो फिर वह बार बार आकर बेचू चक्रवर्ती के होटल में ही खाना खाता था, चाहे रेल बाजार में कितने भी होटल क्यों ना हो। और आज भी मांस रांधने का भार उसी पर पड़ा। मांस खाकर ग्राहक खूब तारीफ करने लगे, लेकिन उसमें ग्राहकों के मुंह से तारीफ के अलावा हजारी को कुछ निजी फायदा नहीं हुआ। पद्महरी ने तो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा और बेचू चक्रवर्ती ने भी नहीं कहा। वो बेचारा बहुत रात बीते जब खाने बैठा तो देगची में मांस नहीं बचा था। जितना भी मांस बचा था वह पद्महरी सब झाड़ करके ले गई और जो बचा था उसने मालिक के घर भिजवा दिया। खाने के समय रोज यही मुश्किल होती, उसके लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं रहता। कभी कभी तो भात भी कम पड़ जाता। मांस मछली की तो बात ही क्या है। उम्र 46 हो जाने पर भी हजारी की खुराक बहुत अच्छी है। खाना भी वह पसंद करता है, लेकिन फिर भी उसे भरपेट खाना नसीब नहीं होता। इसी के साथ हमारा दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।